Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Classes with Jitendra Sharma. Dear student, today we will discuss our 12th Economics Part B, Indian Economic Development. And today we are discussing here Unit 1 of this Part B, Development Policies and Experience. The first chapter of the Development Policies and Experience is Indian economy on the eve of independence. From 1947 to 1990, what happened in Indian economy we will discuss in this chapter, and we will know what is the impact of British government on Indian economy. Is the impact is positive? Is the impact is negative? We can know after analyzing this video. So please must watch this video and also share this video as you much can. Okay. So we will cover in this video topic features of Indian economy before colonial rule. यानी कि colonial गवर्नमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं. इंपॉर्टेंट टर्म्स में है भी कि colonial गवर्नमेंट क्या है. So colonial government is like where two countries are joined together and form one government. यानी जहाँ पर दो देशों के साथ मिलकर के एक सरकार बनती हो, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट हो गई. और ये कॉलोनियल गवर्नमेंट क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश और इंडियन दोनों का शासन था, तो इसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहा जाता था. ब्रिटिश इंडिया उस समय हमारा देश का नाम भी चलता था जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था. एंड आपको सरप्राइज होगा ये सुनकर कि our India was ruled by British government over 200 years. लगभग 200 साल तक हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम रहा. अब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम होने से पहले किस कंडीशन में था ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है. सो इफ यू विल टॉक अबाउट प्री ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन इंडिया, तो हमारा देश मोर देन 85% ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन 85% से भी ज्यादा लोग हमारे देश के कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे, और उनका जो लिवलीहुड था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से चलता था. और ये वो टाइम था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया और आर्यव्रत या दुनिया भर के अच्छे अच्छे नामों से जानते थे. लेकिन पता नहीं इस सोने की चिड़िया को कब बुरी नजर लगी और ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए. उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत पैसा है, बहुत अच्छे अच्छे यूजफुल मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर राज कर सकते हैं. तब उन्होंने देश के कुछ अच्छे अच्छे लोगों को उस समय पर अपने साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद उन्होंने काम क्या किया, हमारे देश में ही रह करके हम पर ही राज करना शुरू कर दिया. आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, कि स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या किया. तो एज यू नो, जिस देश की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपके देश में राज करने के लिए आ रहा हो, तो सबसे पहले वो इस चीज को डिक्लाइन करना, उन्होंने सोचा कि हम इस चीज को डिक्लाइन करते हैं. इस चीज से ही हम जो है जीतते आ रहे थे, इस चीज से ही हम अपने जीवन यापन को चला पा रहे थे. लिवलीहुड हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर के सबसे पहले एग्रीकल्चर पर अटैक किया. इसमें हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड टेनर सिस्टम लाई, यानी कि जमींदारी सिस्टम लाई. अब जमींदारी सिस्टम क्या है? जमींदारी सिस्टम वाज अ सिस्टम वेयर लो और स्मॉल फार्मर्स जो थे उनकी जो जमीन थी उनका ओनरशिप छीन करके या उनकी ओनरशिप को जमींदारों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया. और ट्रांसफर करने के बाद जमींदारों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान के रूप में पैसा दिया जाने लगा. यानी जमींदार एक मीडिएटर का काम निभाने लग गया. जमींदार एक मीडिएटर बन गया, एक एजेंट बन गया. किसका? गवर्नमेंट का. जो क्या करता था, छोटे छोटे फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट कराता था. तो सरकार को तो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है कि पब्लिक की नजर में जमींदार
जो है चोर है, लेकिन वास्तव में चोर तो गवर्नमेंट थी। और गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस समय पर वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो रीजन देती थी, उसका रीजन ये होता था कि जो भारत देश में हमने ऑफिसेज वगैरह लगा रखे हैं सिस्टम को सही से चलाने के लिए, उनका खर्च निकालने के लिए हमें लगाना ही होगा। आइए बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या हुई जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई। तो सबसे पहले तो अभी मैंने बताया आपको लैंड टेंडर सिस्टम आया। लैंड टेंडर सिस्टम के बाद हमारे देश में अंग्रेजों ने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, यानी कि हुआ ये कि अंग्रेजों ने भारत के किसानों से कहा कि आपको कैश क्रॉप्स उगानी होंगी। कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनसे हम पैसा जल्दी कलेक्ट कर पाते हैं, यानी कि जो जिनको बेच करके हमें पैसा मिल जाए, जिसमें जूट, कॉटन और इंडिगो शामिल है। तो यानी कि हमारी एग्रीकल्चर को उन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया। हम पहले सीरियल्स, बार्ले या ये सब उगाते थे, अब हम जो है पैसे पर फोकस हो गए, उसका हमें ज्यादा पैसा मिलने लग गया। तो हमारे फार्मर्स कॉटन, जूट और इंडिगो पर फोकस हो गए। आफ्टर दैट हुआ क्या, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या पहले से ही रही, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे यहाँ का बहुत लो था। उसके कारण क्या थे, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ इरिगेशन की प्रॉब्लम थी, सिंचाई का हमारे पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। हम जो थे पूरी तरह से रेन वगैरह पर डिपेंडेंट थे। आफ्टर दैट लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही बेकार की थी हमारे यहाँ पर। ज्यादातर जो है लोग अपने आप फिजिकल वर्क करके ही खेती कर पाते थे। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स वगैरह नहीं थी जिससे हमारी खेती में जो है डेवलपमेंट हो पाता। तीसरी चीज नेग्लिजिबल यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर का भी बहुत नाममात्र के लिए उपयोग था उस समय पर। हमारे देश के किसान गाय के गोबर को खाद के रूप में यूज करते थे, जिससे जमीन की फर्टिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी और जिस कारण प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता था। फिर हम जो है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज के भी शिकार होते थे, यानी कि हमारे देश में आए दिन अनिश्चितताएं आती थी, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा आ गया। तो इन सब के बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं थे। तो ये सब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है झेलने के लिए मिला, और आगे भी हम इस वीडियो को जारी रखेंगे।